रिमझिम अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। रिमझिम के पिता किशोर एक मामूली किसान थे। वहीं माँ सरिता एक कुशल गृहिणी थी। 10 वर्षीय रिमझिम पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर स्वभाव से बहुत जिद्दी थी। साथ ही उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, उसे हर चीज दुगनी चाहिए होती थी। एक दिन की बात है। माँ, तुम मंदिर से आ गई, लाओ मुझे प्रसाद तो दो। ये ले बिटिया। अरे ये क्या माँ, आपने तो मुझे सिर्फ एक ही लड्डू दिया, एक और दो ना। बिटिया, प्रसाद थोड़ा सा ही खाते हैं, ज्यादा नहीं। पर मुझे तो और चाहिए, दो ना, एक लड्डू और दो ना। रिमझिम ऐसे जिद नहीं करते, अच्छी बात नहीं। नहीं माँ, मुझे चाहिए तो चाहिए। आखिरकार सरिता को रिमझिम की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और थाली में रखे सभी लड्डू रिमझिम को दे दिए। रिमझिम के पिता किशोर जब खेतों पर से लौटे, तब सरिता को परेशान देख वो बोले, क्या हुआ रिमझिम की माँ, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? सुनो जी, रिमझिम बड़ी होती जा रही है, साथ ही उसकी ज्यादा की चाह भी बढ़ती जा रही है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसके भविष्य की। अरे भाग्यवान, इतने आगे की क्यों सोच रही हो? अभी हमारी बिटिया सिर्फ 8 साल की तो है, अभी ना समझ है, बड़ी होने पर अपने आप समझदार हो जाएगी। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। मैं बेवजह चिंता नहीं कर रही, आप अपनी लाडली को समझाते क्यों नहीं? ठीक है, अब तुम सो जाओ, ज्यादा चिंता मत करो, हमारी बिटिया धीरे धीरे समझ जाएगी। एक बार रिमझिम के माता पिता को किसी काम से दूसरे गांव जाना था, तो वो रिमझिम से बोले, बिटिया सुनो, तुम्हारी बुआ बहुत बीमार है, हम उन्हें देखने जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना, शाम तक हम लौट आएंगे। ठीक है पिताजी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। घर पर ही रहना, कहीं चली मत जाना। और हाँ, मैंने आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, जब तुम्हें भूख लगे खा लेना। ठीक है माँ, मैं खाना खा लूंगी, आप दोनों जाइए और जल्दी आना। इतना कहकर रिमझिम के माता पिता घर से चले गए। वहीं दूसरी ओर रिमझिम अपना स्कूल का दिया हुआ होमवर्क करने लगी। तभी थोड़ी देर बाद उसे भूख सताने लगी। ओह, मेरे पेट में तो चूहे कूदने लगे, चलो कुछ खा लेती हूँ, आज माँ ने मेरा पसंदीदा खाना बनाया है। रिमझिम ने रसोई में जाकर प्लेट में खाना निकाला। वो खाने बैठी ही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे, इस समय कौन हो सकता है? माँ पिताजी तो शाम को आने वाले थे, चलो चलकर देखती हूँ। रिमझिम ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। बिटिया, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, बहुत दूर से आई हूँ। अम्मा आओ बैठो, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। इतना कहकर रिमझिम रसोई से जाकर बूढ़ी अम्मा के लिए पानी लेकर आई। पानी पीकर बूढ़ी औरत खुश होते हुए बोली, बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझ अनजान बुढ़िया को पानी पिलाया। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। अम्मा, वैसे आपको जाना कहाँ है? मुझे बहुत दूर जाना है, अभी रास्ता बहुत लंबा है। अगर आपको बहुत दूर जाना है तो कुछ खा लीजिए, रास्ते में आपको भूख लगेगी। आप कहीं जाना मत, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। इतना कहकर रिमझिम दौड़ते हुए थाली में परोसकर बूढ़ी अम्मा के लिए खाना लाई। बूढ़ी अम्मा ने बड़े प्यार से रिमझिम का परोसा हुआ खाना खाया। बिटिया, तुम सच में बहुत ही अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा ने अपनी छोटी सी पोटली से एक जोड़ी चप्पल निकालकर रिमझिम को देते हुए कहा, बिटिया, ये चप्पल तुम रख लो। नहीं अम्मा, मैं ये चप्पल नहीं रख सकती। बिटिया, प्यार से दी हुई चीज को मना नहीं करते। ठीक है अम्मा, आप इतने प्यार से दे रही हैं तो मैं रख लेती हूँ। बिटिया, मैंने तुम्हें जो चप्पल दी है वो जादुई है, पर जरा सी टूटी हुई है, इसका इस्तेमाल तुम बड़े ध्यान से करना। इस चप्पल को पहनकर तुम कुछ भी मांग सकती हो। क्या ये चप्पल मेरी हर इच्छा पूरी करेगी? हाँ, लेकिन तुम दिन में एक बार से ज्यादा नहीं मांगना, नहीं तो तुम्हारी लंबाई कम होती जाएगी, समझ गई? इतना कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। वहीं रिमझिम जादुई चप्पल पाकर खुशी से नाचने लगी। अरे वाह, जादुई चप्पल, अब तो मैं अपनी हर एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। चलो एक बार पहनकर कुछ मांग कर देखती हूँ। ये कहकर रिमझिम ने तुरंत ही जादुई चप्पल पहना और बोली, जादुई चप्पल, मुझे सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए जो गांव में किसी भी लड़की के पास ना हो। पलक झपकते ही सुंदर सुंदर कपड़ों का ढेर लग गया। ये देख रिमझिम दंग रह गई।
अरे वाह, इन जादुई चप्पल ने तो कमाल कर दिया। बूढ़ी अम्मा ने तो मुझे बड़ी कमाल की चीज दी है। माँ पिताजी कितने खुश होंगे जब मैं उन्हें ये जादुई चप्पल दिखाऊंगी। पर रिमझिम अपनी आदत से मजबूर सोचने लगी, मेरे पास सुंदर कपड़े तो आ गए, पर इतने से क्या होगा? इनके साथ सुंदर सैंडल भी तो होने चाहिए पहनने के लिए। रिमझिम ने फिर से वो चप्पल पहनी और ढेर सारे सैंडल मांगे। जादुई चप्पल ने उसकी ये इच्छा भी पूरी की। इस तरह उसने अपने लिए कई सारी चीजें मांगी। रिमझिम का लालच अब और भी ज्यादा बढ़ गया। अब मैं जादुई चप्पल से ढेर सारे पैसे मांगती हूँ, माँ पिताजी देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। जादुई चप्पल ने ढेर सारे रुपयों से घर भर दिया। ये देख रिमझिम का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। इतने ढेर सारे पैसे। ये कहते हुए रिमझिम खुशी से पागल हो गई और नाचने लगी। लेकिन इस खुशी में वो बूढ़ी अम्मा की कही हुई बात भूल गई कि उसे दिन में केवल एक बार ही मांगना था और उसके ज्यादा बार मांगने से उसका आकार बहुत छोटा हो गया। उसने देखा उसके आसपास रखी सभी चीजों का आकार बहुत बड़ा हो चुका था। ये सब चीजें मुझे बड़ी बड़ी दिखाई क्यों दे रही हैं? कुछ तो गड़बड़ है। ये कहते हुए रिमझिम अपनी आंखें मलने लगी। फिर उसने अपने आप को देखा और रोने लगी। मेरा कद छोटा हो गया, अब मैं क्या करूं? माँ पिताजी आप कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहते हुए रिमझिम फूट फूट कर रोने लगी। तभी थोड़ी देर बाद उसके माता पिता घर लौटे और घर पर ढेर सारे रुपए, कपड़े और बहुत सारी चीजें देखकर हैरान रह गए। अरे ये सब चीजें और इतने सारे रुपए हमारे घर पर कौन रख गया? पर हमारी बिटिया रिमझिम कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। रिमझिम बिटिया कहाँ हो तुम? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। रिमझिम, अरे ओ रिमझिम। ये कहते हुए दोनों माता पिता परेशान होकर अपनी बेटी रिमझिम को घर में ढूंढने लगे। तभी सरिता को लगा कोई उसका साड़ी का पल्लू खींच रहा है। सरिता ने जैसे ही अपने पल्लू की ओर देखा, उसे नन्ही आकार में रिमझिम दिखाई दी। सरिता ने अपनी बेटी को अपने हाथों में बैठा लिया और पूछने लगी, मेरी बच्ची, तुम्हारा आकार छोटा कैसे हो गया? माँ, ये सब मेरे ज्यादा लालच का नतीजा है। ना मैं ज्यादा लालच करती, ना मेरा ये हाल होता। ये कहते हुए रिमझिम रोते हुए जादुई चप्पल और बूढ़ी अम्मा की कही हुई बात उन्हें बताई। ये सब सुनकर रिमझिम की माँ सरिता बोली, बिटिया, मैं तुझे कितना समझाती थी, पर तुम हमेशा जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा रखती थी। अब देख लिया नतीजा। हाँ माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप मुझे जल्दी से ठीक कर दो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर हम उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढेंगे कहाँ जिसने तुम्हें जादुई चप्पल दी थी? मुझे नहीं पता, अम्मा कह रही थी उन्हें बहुत दूर जाना है। रिमझिम की बात सुनकर दोनों सोच में पड़ गए। उसके बाद किशोर ने रिमझिम को हथेली पर लिया। सरिता उस बूढ़ी अम्मा की खोज में निकल गई। तभी उन्हें जंगल के पास एक पेड़ के नीचे बूढ़ी अम्मा मिली। वो उन्हें देखते ही बोली, कहीं आप लोग मुझे तो नहीं ढूंढ रहे? क्या आप वही तो नहीं जिसने हमारी बिटिया को जादुई चप्पल दिए थे? तभी रिमझिम बोली, हाँ पिताजी, ये वही अम्मा है। तभी रिमझिम की माँ सरिता हाथ जोड़ते हुए बूढ़ी अम्मा से बोली, अम्मा, आप जो कोई भी हो, कृपया कर मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। बूढ़ी अम्मा नन्ही सी रिमझिम का हाल देखकर सब समझ गई। वो बोली, चिंता मत कर बेटी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन रिमझिम ने जो अपने लिए चीजें मांगी थी वो सब गायब हो जाएगी, साथ ही जादुई टूटी हुई चप्पल भी। अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब वापस रख लो। मुझे सब समझ आ गया है। अब मैं कभी जरूरत से ज्यादा की इच्छा नहीं करूंगी, जितना है उसी में खुश रहूंगी। ये कहते हुए रिमझिम रोने लगी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए रिमझिम के सर पर हाथ फेरा और वो फिर से पहले जैसी हो गई। रिमझिम बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद कर माता पिता के संग खुशी खुशी घर लौट आई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जितना हमें मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। बहुत समय पहले
तारापुर नाम का एक सुंदर सा गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वो गांव इतना सुंदर था, जो कोई भी एक बार उस गांव में आता तो बस उसे गांव का होकर रह जाता। उस गांव में एक जादुई नींबू का पेड़ था, जो परियों द्वारा उस गांव में लगाया गया था। ये बात सिर्फ गांव वालों को ही पता थी, इसलिए सभी गांव वाले उस जादुई नींबू के पेड़ की अच्छे से देखभाल किया करते थे। गांव वालों को जब भी किसी चीज की जरूरत होती, जादुई नींबू का पेड़ उनकी हर जरूरत को पूरा कर देता। ऐसे ही हंसी खुशी तारापुर गांव में रहने वाले लोगों के दिन बीत रहे थे। उसी गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन वो बगीचे में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी राधा ने कहा, क्यों ना हम आज जादुई नींबू के पेड़ के पास चले? सुना है वो पेड़ बोल सकता है। चलो चलकर उससे बातें करते हैं। ये कहकर राधा अपनी सहेलियों के साथ जादुई नींबू के पेड़ के पास गई। जब जादुई नींबू के पेड़ ने उन लड़कियों को वहाँ देखा तो खुश होते हुए बोला, अरे आओ बच्चों, तुम आज पहली बार मेरे पास आए हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ बातें करना बहुत पसंद है। आज मैंने पहली बार किसी पेड़ को बात करते हुए देखा है। सच में ये तो जादू है। जादुई पेड़, अगर आप बुरा न मानो तो हम यहाँ खेल सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम यहाँ खेल सकती हो। वैसे भी मैं अकेला यहाँ बोर हो जाता हूँ। अगर तुम हर रोज यहाँ आकर खेलोगी और मुझसे बातें करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन के बाद से राधा अपनी सहेलियों के साथ वहाँ हर रोज आकर खेलते और जादुई नींबू के पेड़ से घंटों बात किया करते और कभी थक हार कर उसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे। ऐसे ही कुछ ही दिनों में जादुई नींबू के पेड़ और तीनों लड़कियों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। ऐसे ही एक दिन राधा अपनी सहेलियों के साथ जादुई नींबू के पेड़ के पास खेल रही थी। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी। ये देख राधा बोली, अरे लगता है बारिश शुरू होने वाली है। चलो घर चलते हैं। जादुई पेड़, अब हमें जाना होगा। अगर हम यहाँ रुके तो भीग जाएंगे। ये सुनकर जादुई नींबू का पेड़ उदास हो गया। फिर वो बोला, रुको राधा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें घर वापस जाने की जरूरत नहीं। अभी मैं तुम तीनों को एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम बारिश में भीगने से बच जाओगे। तुम मेरे पेड़ से एक नींबू तोड़कर जमीन पर रख दो, फिर देखना मेरा कमाल। राधा ने जैसे ही एक नींबू तोड़कर जमीन पर रखा, वहाँ पलक झपकते ही एक विशाल नींबू का घर प्रकट हो गया। ये देख राधा और उसकी सहेलियाँ हक्की बक्की रह गई। तभी जादुई नींबू का पेड़ बोला, ये नींबू का पेड़ तुम्हारे लिए है। अब तुम तीनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब भी तुम्हारा मन करेगा तुम इस घर में आकर आराम कर सकती हो। जादुई पेड़ की बात सुनकर तीनों खुशी से नाचने लगी। फिर राधा बोली, जादुई पेड़, क्या सच में? क्या हम इस घर के अंदर जा सकते हैं? हमने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। ये नींबू का घर तुम्हारे लिए ही है। जादुई पेड़ की बात सुनकर राधा और उसकी सहेलियाँ खुश होते हुए घर के अंदर चली गई। उस घर के अंदर का दृश्य देखकर तीनों खुशी से नाचने लगी। पूरा घर अलग अलग प्रकार के खिलौने और चॉकलेट आइसक्रीम से भरा हुआ था। फिर तीनों ने जी भर के आइसक्रीम खाया और खिलौनों से खेलने लगी। अब तो राधा और उसकी सहेलियाँ पूरा समय उस घर में ही बिताने लगी। ऐसे ही कई साल बीत गए। धीरे धीरे राधा और उसकी सहेलियाँ बड़ी हो गई। अब उन तीनों ने उस जादुई नींबू के पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। इस वजह से जादुई नींबू का पेड़ उदास रहने लगा। एक दिन अचानक राधा अपनी सहेलियों के साथ उस पेड़ के पास से गुजर रही थी। तभी उस पेड़ ने उन तीनों से कहा, रुको, तुम तीनों कहाँ जा रही हो? मुझसे बात नहीं करोगी? यहाँ बैठकर खेलोगी नहीं? कितना समय हो गया है, तुमने यहाँ आना छोड़ दिया। आओ मेरे पास। जादुई पेड़ की बात सुनकर राधा हंसते हुए बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? अब हमारे खेलने की उम्र नहीं है। अब हम बड़े हो गए हैं। हम भला तुम्हारे पास क्यों आएंगे? तुमने सही कहा राधा, लगता है ये पेड़ पागल हो गया है। अब हमारे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का और तुमसे बातें करने का। ये तुम तीनों को क्या हो गया है? याद करो, तुमने बचपन में मेरे साथ काफी समय बिताया है और आज तुम तीनों मुझसे ऐसे बातें कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ खेलते ही रहेंगे? हमें क्या कोई और काम नहीं है?
मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया, तुम्हें ढेर सारे खिलौने, चॉकलेट, आइसक्रीम, जो भी तुम्हें चाहिए था वो सब कुछ दिया। तुम्हारे लिए जादुई नींबू का घर भी बनाया और तुम मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हो। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुमने हमें सिर्फ मामूली से खिलौने ही तो दिया है, कौन सा हमें खजाना दिया है? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकी देने की? राधा की बात सुनकर जादुई नींबू के पेड़ को बहुत गुस्सा आया और उन तीनों को अपने टहनियों से रोकने की कोशिश करने लगा। ये देख राधा गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, लगता है ये पेड़ ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना होगा। इस पेड़ में बहुत घमंड आ गया है। इतना कहकर राधा अपनी सहेलियों के साथ घर गई और अपने घरों से कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही जादुई नींबू के पेड़ को काटने लगी, तभी जादुई नींबू का पेड़ गुस्से से लाल हो गया। रुक जाओ, तुम तीनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया और तुम मुझे काटने जा रही थी। इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। इतना कहकर जादुई नींबू के पेड़ ने तीनों लड़कियों को अपनी शाखाओं में जकड़ लिया। उन तीनों ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाई। अब तुम तीनों को पता चलेगा मैं कितना शक्तिशाली हूँ। अब से तुम मेरे पास बंदी बनकर रहोगी और आज के बाद मैं किसी से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी की मदद करूँगा। इतना कहकर जादुई पेड़ ने उन तीनों को जादुई नींबू घर में कैद कर दिया। तभी उस नींबू घर से आवाज आई, तुमने जादुई पेड़ के साथ बहुत गलत किया। अब तुम सदा के लिए इस घर में कैद रहोगी। तुम इस घर से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। उस दिन से जादुई पेड़ ने गांव वालों की मदद करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि वो किसी से बात भी नहीं करता था। वहीं दूसरी ओर राधा और उसकी सहेलियाँ काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वापस घर नहीं लौटी, उनके माता पिता को उनकी चिंता सताने लगी। उन्होंने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। तभी उनके पास एक आदमी आया और उनसे बोला, मैंने आपकी बेटियों को देखा है। उस जादुई नींबू के पेड़ ने अपने नींबू के घर में उन्हें बंदी बनाकर रखा है। जल्दी से जाकर अपनी बेटियों को बचा लीजिए। ये सुनते ही उन तीनों के माता पिता ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सब कुछ बताया। ये सुनते ही गांव वालों ने कहा, लगता है उस जादुई पेड़ को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया है, इसलिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चलो चलकर उस पेड़ को काट देते हैं। इतना कहकर सभी गांव वाले कुल्हाड़ी लेकर उस जादुई पेड़ के पास गए। फिर जैसे ही वो कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने लगे, तभी उनके सामने एक परी प्रकट हुई। रुक जाओ, तुम सब ये क्या करने जा रहे हो? बिना पूरी बात जाने इस पेड़ को काटने आ गए। बचपन में यही तीनों लड़कियां इस पेड़ के साथ खेला करती थी। जादुई पेड़ ने उन्हें खूब प्यार दिया, उन्हें ढेर सारे खिलौने, चॉकलेट, आइसक्रीम सब कुछ दिया। लेकिन उन तीनों लड़कियों ने सब कुछ भुलाकर पेड़ को काटने की कोशिश की। ये कोई घमंडी पेड़ नहीं है, इसने बस अपने आप को बचाया है। परी की बात सुनते ही सभी गांव वालों ने उस पेड़ से माफी मांगी। तभी परी ने उन तीनों लड़कियों को नींबू घर की कैद से आजाद कर दिया। उन तीनों को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने जादुई पेड़ से माफी मांगी। जादुई नींबू के पेड़ ने उन्हें माफ कर दिया। उस दिन के बाद से जादुई पेड़ और तीनों लड़कियों के बीच फिर से दोस्ती हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए, बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। अक्षरा अपनी सौतेली माँ मंजूषा और अपनी सौतेली बहन निशा के साथ रहती थी। मंजूषा और निशा उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी और उसे घर का सारा काम करवाती थी। साथ ही मंजूषा आधी रात में जंगल जाकर एक डायन से जादू टोना सीखती थी। वो डायन के साथ मिलकर पूरी दुनिया में राज करना चाहती थी। आखिर वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली बन जाऊंगी? तू अब जल्द ही बहुत ही शक्तिशाली डायन बनने वाली है, फिर तू जो चाहे वो पा सकती है। डायन की बात सुनकर मंजूषा खुशी से नाचने लगी। नाचना बंद कर, पहले तो मेरी बात को पूरा सुन। शक्तिशाली डायन बनने के लिए तुझे 5 लड़कियों की बलि देनी होगी और ये बलि कल अमावस्या की रात को देनी होगी। अगर तू कल तक बलि नहीं दे पाई तो फिर तुझे बरसों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल का दिन बहुत ही शुभ है और तुझे कल ये विधि पूरी करनी ही पड़ेगी।
इसके बाद तू बहुत ही शक्तिशाली डायन बन जाएगी और इस पूरे गांव पर राज करेगी। ठीक है, मैं कल ही लड़कियों की बलि का प्रबंध करती हूँ। अब बस विधि की तैयारियां शुरू कीजिए। इतना कहकर मंजूषा सबसे छुपते छुपाते आधी रात को अपने घर पहुंची। मुझे कल 5 लड़कियों का इंतजाम करना है। बहुत रात हो चुकी है, अभी सो जाती हूँ। कल सुबह देखूंगी। कल सुबह होते ही मुझे कैसे भी करके 5 लड़कियों का इंतजाम करना होगा। अगली सुबह मंजूषा जब सोकर उठी तभी वहाँ अक्षरा चाय का कप लेकर उसके कमरे में आई। मंजूषा अक्षरा को देखकर खुश होते हुए मन ही मन सोचने लगी, अरे वाह, एक लड़की तो मुझे मिल ही गई। वैसे भी ये कलमोही मेरे लिए सिरदर्द बनी हुई है, कम से कम ये मेरे काम तो आएगी। फिर वो बड़े प्यार से अक्षरा से बोली, अरे बेटा, तुम इतना काम क्यों करती हो? थक जाती होगी। चल जा, अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। घर का बाकी काम मैं कर लूंगी। मंजूषा की ऐसी बातें सुनकर अक्षरा हैरान होते हुए बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ माँ, मुझे आराम नहीं करना। नहीं बेटा, अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम करो। देखो तो तुम्हारे कपड़े कितने पुराने और फटे हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आऊंगी। कुछ देर बाद मंजूषा वाकई में बाजार से एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आई और अक्षरा से बोली, बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए नई ड्रेस लेकर आई हूँ। तुम आज इस ड्रेस को पहन लेना, हम आज घूमने जाएंगे। अक्षरा खुश होते हुए उस ड्रेस को लेकर अपने कमरे में चली गई। तब मंजूषा मन ही मन बोली, चलो, एक लड़की का इंतजाम तो हो गया, अब मुझे 4 लड़कियां और ढूंढनी है। बाकी लड़कियों का इंतजाम करने मंजूषा एक बगीचे में गई। वहाँ पर 4 लड़कियां खेल रही थी जो अक्षरा की सहेलियां थी। अरे वाह, मुझे 4 लड़कियां और मिल गई। मंजूषा उन लड़कियों के पास गई और बोली, अरे बच्चों, आज मैं अपनी बेटी अक्षरा को चिड़ियाघर दिखाने ले जा रही हूँ, लेकिन अक्षरा चाहती है कि तुम चारों भी उसके साथ चलो। क्या तुम अक्षरा के साथ चलोगी? चिड़ियाघर घूमने जाने का हमारा मन तो है आंटी, पर अरे पर क्या? तुम्हें पता है वहाँ बहुत बड़ा शेर है और हाथी भी है। वहाँ पर बहुत सारे जानवर है, बड़ा मजा आएगा। हाँ आंटी, हम भी आपके साथ चलेंगे। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। आधे घंटे बाद तुम सभी मुझे यहीं मिलना, उसके बाद हम चिड़ियाघर घूमने जाएंगे। और हाँ, तुम अपने घर में किसी को भी नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें चिड़ियाघर घूमने जाने से मना कर देंगे। हम जल्द ही शाम को घर आ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है? ठीक है आंटी। आधे घंटे बाद मंजूषा अक्षरा और बाकी लड़कियों को चिड़ियाघर घुमाने के बहाने अपने साथ लेकर डायन की गुफा में पहुंची। ये देख सभी लड़कियां बहुत डर गई। ये हम कहाँ आ गए? चलो यहाँ से वापस चलते हैं, हमें यहाँ डर लग रहा है। ये कहते हुए सभी लड़कियां वहाँ से जाने लगी। ये देख मंजूषा और डायन 5 लड़कियों को रस्सियों से बांध देती है। वाह मेरे शागिर्द, तूने तो कमाल कर दिया। अब हम जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। उधर चारों लड़कियों को उनके घर वाले ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ पर आदमी दौड़ते हुए आया और बोला, अरे भाई साहब, मैंने आपकी लड़कियों को मंजूषा के साथ डायन की गुफा में जाते हुए देखा। आदमी की बात सुनकर लड़कियों का पूरा परिवार घबरा जाता है। फिर पूरा गांव मिलकर हाथों में मशाल लिए उस डायन की गुफा के अंदर गए। ये देखो, ये रही दोनों डायन, पकड़ लो इनको। उसके बाद गांव वाले डायन और मंजूषा को पकड़ लेते हैं और सभी लड़कियों को उन दोनों के चंगुल से आजाद करवा लेते हैं। अरे गांव वालों, इन दोनों को मार डालो, नहीं तो ये हमारे गांव को बर्बाद कर देगी। इन्हें जीने का कोई हक नहीं है, मार डालो इन्हें। तब डायन हंसते हुए बोली, तुम हमें कभी नहीं मार सकते। ये कहते हुए डायन ने अपने जादू से उन सभी लड़कियों को बदसूरत बना दिया। उसके बाद डायन ने कुछ मंत्र पढ़े और गांव वालों के चंगुल से आजाद होकर वो दोनों जादुई झाड़ू में बैठकर वहां से भाग गए। ये देखकर सभी गांव वाले चिंता में पड़ गए। हाय राम, मेरी बेटी कितनी बदसूरत हो गई, अब इसकी शादी कैसे होगी? हाँ बहन, सत्यानाश हो उस डायन और मंजूषा का। अब हम क्या करें बहन? हाय, मेरी फूल सी सुंदर बेटी कितनी बदसूरत दिखाई दे रही है। ये कहते हुए चारों लड़कियों के माता पिता दुखी हो गए।
तभी आसमान से सिंड्रेला नाम की परी गुजर रही थी। अरे, ये सब लोग दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे जाकर पता करना चाहिए। इतना कहकर सिंड्रेला परी उन गांव वालों के पास गई और बोली, क्या बात है, आप सब इतने दुखी क्यों हैं? परी जी, इस गुफा में एक डायन रहती है। उसने हमारी बेटियों को बदसूरत बना दिया। ये देखिए परी जी। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं कुछ करती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी से जादुई फेस क्रीम की बारिश की। सुनो लड़कियों, ये जादुई फेस क्रीम है। तुम सभी इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लो। क्रीम लगाते ही तुम पहले जैसी हो जाओगी और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगोगी। सभी लड़कियों ने एक एक कर जादुई फेस क्रीम अपने चेहरे पर लगाया। जादुई फेस क्रीम लगाते ही अक्षरा समेत सभी लड़कियां पहले जैसे सुंदर हो गई। ये देख सभी गांव वाले सिंड्रेला परी का धन्यवाद करते हुए बोले, आपका धन्यवाद परी जी, आपने हमारी गांव की बेटियों को वापस ठीक कर दिया। लेकिन परी जी, डायन दोबारा से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि डायन अभी जिंदा है परी जी। वो हमसे बदला लेने जरूर आएगी। नहीं नहीं, आप लोग चिंता ना करें, रुको, मैं अभी आपकी समस्या का समाधान करती हूँ। सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी से एक जादुई फेस क्रीम प्रकट करते हुए बोली, मेरी जादुई फेस क्रीम, तुम जाओ और जाकर डायन और मंजूषा को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। सिंड्रेला परी के कहते ही जादुई फेस क्रीम वहाँ से गायब हो गई। फिर कुछ देर बाद जादुई फेस क्रीम डायन और मंजूषा को पकड़कर सिंड्रेला परी के सामने ले आई। परी, हमें छोड़ दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। तो इन मासूम गांव वालों को परेशान कर रही है, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हा 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 हा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन अब तू मुझसे नहीं बच पाएगी। अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। इतना कहकर डायन अपनी जादुई झाड़ू लेकर भागने लगी। इतने में सिंड्रेला परी अपनी शक्तियों से डायन की जादुई झाड़ू में आग लगा देती है। झाड़ू में आग लगते ही डायन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जाकर गहरी खाई में गिर जाती है। खाई में गिरते ही डायन की मौके पर ही मौत हो गई। अब मंजूषा बिल्कुल अकेली हो गई। ये देख मंजूषा घबरा गई। अरे, ये डायन तो मर गई, अब लगता है मेरा नंबर है। फिर मंजूषा सिंड्रेला परी से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। तू हमारी बेटियों को मारना चाहती थी ना, अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। तभी एक औरत मंजूषा की बेटी निशा को पकड़कर लाती है। ये देख, तू हमारी बेटियों को मारना चाहती थी ना, अब हम तेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरे पाप की सजा तेरी बेटी भुगतेगी। नहीं नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, जो सजा देनी है मुझे दो। मैंने गलत किया है, मुझे सजा दो। मेरी मासूम सी बेटी को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। गांव की औरतें मंजूषा की बात को अनसुना कर निशा को मारने ही वाली थी कि तभी अक्षरा उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं विनती करती हूँ, आप मेरी बहन को मत मारिए। मेरी बहन को छोड़ दीजिए, इसमें मेरी बहन का कोई कसूर नहीं। अक्षरा की ये बात सुन मंजूषा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बिटिया, मैंने हमेशा तेरे साथ सौतेला व्यवहार किया, तुझे मारना चाहा, और तेरे मन में हमेशा मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए प्यार और अपनापन ही रहा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ बेटा। आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसी हरकत दोबारा करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हें इसकी सजा बहुत भयानक मिलेगी। नहीं नहीं परी जी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सिंड्रेला परी सबसे विदा लेकर वहाँ से चली गई। उसके बाद गांव वाले भी मंजूषा को माफ कर देते हैं। उसके बाद मंजूषा अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले,
तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।